हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। हमारा जो ये सीरीज़ चल रहा है यूपीएससी आईएएस नोट्स का, ये उसका अगला सीरीज़ होने वाला है। उस अगले सीरीज़ का ये है अशोक के अभिलेख। अशोक के शिला के अभिलेख, उनके शिला अभिलेख कहाँ से मिले हैं, उनके शिला अभिलेख में क्या दिए हैं, और परीक्षा उपयोगी प्रश्न जो परीक्षा में आएंगे वहीं से, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगर आप इससे पहले वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। प्लेलिस्ट में मैंने ये सारी वीडियो, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा दी है, वहाँ पे सारी प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। आप जाएं और वहाँ से उसे देख लें और अपनी पढ़ाई को और भी अच्छे से बनाएं। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कुछ सुझाव हो तो कमेंट करके बताएं, ताकि हम अपनी जो कमी हो हम उसको और भी अच्छे से पूरा कर पाएँ। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो पूरा अशोक पे निर्भर रहेगा। पूरा यहाँ से वहाँ का अशोक के बारे में पढ़ने वाले हैं। पूरे के पूरे में अशोक के बारे में देखेंगे। आज से शुरू करते हैं अशोक के अभिलेख। तो सबसे पहले शिलालेख देखते हैं, अशोक के शिलालेख। 14 विभिन्न, चलिए बड़ा कर लेते हैं इसको। 14 विभिन्न लेखों का समूह 14 विभिन्न लेखों का समूह 8 स्थानों से प्राप्त हुआ है। अशोक के जो थे लेख है, 14 लेख थे। 14 लेखों में से 8 स्थानों से प्राप्त हुए। 14 लेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। शिलालेखों में ब्राह्मी, ये भाषा का बता रहे हैं वहाँ शिलालेख में। कौन से लैंग्वेज? ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। कौन कौन सी लिपि का? ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। सहगोरा ताम्रपात, क्या बोल रहा है? सहगोरा ताम्रपात गोरखपुर में, तथा महास्थान अभिलेख बोगरा महास्थान अभिलेख कहाँ है? बोगरा में। सहगोरा ताम्रपात कहाँ है? गोरखपुर में। प्राकृतिक एवं ब्राह्मी भाषा में लिखे गए। प्राकृतिक एवं ब्राह्मणी भाषा, सिर्फ ये दो प्राकृतिक एवं ब्राह्मणी भाषा में लिखे गए, और बाकी सभी खरोष्टी भाषा में। शिलालेख की खोज 1750 में टी फेंथलर द्वारा। शिलालेख की खोज कब की गई? 1750 में टी फेंथलर ने। लेकिन इसके शिलालेख को पढ़ा किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। कब पढ़ा? ये अगले यहाँ 1837 में। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा। ग्रीक एवं अरमाइक, क्या पूछा है? ग्रीक एवं अरमाइक लिपि कहाँ है? अफगानिस्तान में। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि कहाँ है? अफगानिस्तान में। खरोष्टी लिपि उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में। ये पूछा जाता है, खरोष्टी लिपि कहाँ है? उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में। ब्राह्मणी लिपि कहाँ है? शेष भारत में। ब्राह्मणी लिपि शेष भारत में। खरोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती थी? खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। उर्दू जैसे लिखी जाती है ना, वैसे खरोष्टी लिपि लिखी जाती है। दाएं तरफ से बाएं तरफ से जाना, वैसे। और ब्राह्मी लिपि बाएं तरफ से दाएं तरफ, जिस प्रकार हिंदी लिखते हैं, इंग्लिश लिखते हैं, उस तरीके से। अशोक के स्तंभ लेख 7। अशोक के स्तंभ लेख कितने हैं? 7 हैं। केवल ब्राह्मी लिपि में 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त। अशोक के 7 स्तंभ है और ब्राह्मी लिपि में 6 हैं, और एक क्या है? खरोष्टी लिपि में। अशोक के स्तंभ लेख 7 है और ब्राह्मी लिपि में 6 है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि अशोक के जो लेख है सर्वाधिक किस भाषा में लिखे गए हैं? तो किस भाषा में लिखे गए हैं? ब्राह्मी भाषा में।
अशोक के कितने स्तंभ लेख थे? 7। और अशोक के कितने शिलालेख थे? तो 14। प्रयाग स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख कौशाम्बी से, ये पूछो प्रयाग स्तंभ लेख कौशाम्बी से अकबर इलाहाबाद के किले में स्थापित किया। किसने? अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित किया। कौशाम्बी स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख कौशाम्बी से अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित, अकबर ने किले को लाया और इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। और दिल्ली में टोपरा शिलालेख जो था उसे किसने लाया? फिरोज शाह तुगलक द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। टोपरा शिलालेख को किसने लाया? फिरोज शाह तुगलक को। प्रयाग स्तंभ लेख को किसने लाया? अकबर ने लाया, इलाहाबाद में रखा। टोपरा दिल्ली को फिरोज शाह तुगलक ने लाया और दिल्ली में लगवाया। दिल्ली मेरठ को फिरोज शाह ने दिल्ली लाया। मेरठ में जो शिलालेख था वो फिरोज शाह ने दिल्ली लाया। मेरठ में जो शिलालेख था दिल्ली लाया। यहाँ से ये तीनों के तीनों क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में। रामपुरवा क्वेश्चन इससे पहले बना हुआ था कि बिहार में कितने अशोक के शिलालेख थे, तो ये 3 है। और एक बार एग्जाम में बना था लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़ कहाँ शिलालेख है। और एक बार ये क्वेश्चन बनना था बिहार में कौन कौन से शिलालेख है, तो लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़ ये क्वेश्चन दिया गया था। और मैंने इसे नहीं बनाया था, मुझे नहीं पता था, मैंने गलत मार के आया था। रामपुरवा चंपारण बिहार की खोजकर्ता किसने किए थे? कर लायल द्वारा। रामपुरवा चंपारण बिहार खोज किसने किया था? कर लायल द्वारा। लौरिया अरेराज, ये दोनों हाईलाइट करते हैं रेड कलर से। लौरिया अरेराज कहाँ है? पूर्वी चंपारण में। लौरिया नंदनगढ़ कहाँ है? पश्चिम चंपारण। ये 3 क्वेश्चन तो आपको एकदम याद कर लेना है कि लौरिया अरेराज पूर्वी चंपारण में, लौरिया नंदनगढ़ पश्चिम चंपारण में है। इसको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बनेगा। अभी हम लोग देखते हैं परीक्षा उपयोगी तथ्य जो परीक्षा में आने वाले हैं वो क्या है। रानी का अभिलेख, रानी का अभिलेख किसे कहा जाता है? तो कौशाम्बी अभिलेख को किसे कहा जाता है? कौशाम्बी अभिलेख को। रानी का अभिलेख किसे कहा जाता है? कौशाम्बी अभिलेख को। रुमुनदई अभिलेख अशोक कालीन सबसे छोटा स्तंभ लेख, सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन है? रुमुनदई अभिलेख। सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? रुमुनदई अभिलेख। रुमुनदई अभिलेख में क्या है? भू राजस्व दर घटाने का वर्णन। क्या है? भू राजस्व दर घटाने का वर्णन। रुमुनदई अभिलेख में भू राजस्व दर घटाने का वर्णन किया गया है। पृथक शिलालेख धौली एवं जोगड़, इनमें 11, 12, 13 वे शिलालेख नहीं मिलते हैं। इनको पृथक कलिंग ज्ञापक कहा जाता है। धौली अभिलेख, धौली अभिलेख में क्या कहा गया है? सारी प्रजा मेरी संतान है। धौली अभिलेख में क्या कहा गया है? सारी प्रजा मेरी संतान है। जोगड़ अभिलेख शासन के भ्रष्टाचार रोकने हेतु अधिकारियों का हस्तांतरण की बात की गई। क्या? जोगड़ अभिलेख में भ्रष्टाचार रोकने के लिए हस्तांतरण की बात, ट्रांसफर करने की बात। जोगड़ अभिलेख किसमें? जोगड़ अभिलेख में। एरगुड़ी वृहत शिलालेख की लिपि, एरगुड़ी वृहत शिलालेख की लिपि कैसे थे? दाएं से बाएं। दाएं से बाएं मैंने क्या बताया? ब्राह्मी लिपि। दाएं से बाएं की लिखी जाती थी ब्राह्मी लिपि। सिर्फ एक यही है ना? 7 शिलालेख मिले थे जिसमें 6 खरोष्टी भाषा में थे, 1 ब्राह्मी भाषा में थे। यही है एरगुड़ी वृहत शिलालेख, ये ब्राह्मी लिपि में।
और बाकी सभी खरोष्टी लिपि बाएं से दाएं, जबकि अन्य सभी बाएं से दाएं लिखे जाते थे। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है और किसका किसका, देखिए 13वें शिलालेख में यवन शासकों यानी विदेशियों का चर्चा किसमें है, तो यवन शासक 13वें शिलालेख में ये भी क्वेश्चन बना है कि अशोक के कौन से शिलालेख में विदेशियों की चर्चा है। 13वें शिलालेख में यहाँ देखिए विदेशी है ना, किसका, टॉलमी सेकंड का, अलेक्जेंडर का, किसका चर्चा है, अलेक्जेंडर का। 13वें शिलालेख में यवन शासक टॉलमी सेकंड, अलेक्जेंडर एटियोका, किसका, एटियोक सेकंड का, और मग अंतकिनी का, किसका, मग अंतकिनी का। तो चलिए इसको फिर से देखते हैं। 13वें शिलालेख में विदेशियों का चर्चा है, 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, 13वें शिलालेख में यवन शासकों का चर्चा है, और यवन कौन कौन से, टॉलमी सेकंड का, अलेक्जेंडर का, एटियोक सेकंड का, मग अंतकिनी का उल्लेख है। कंगनहल्ली कर्नाटक शिलालेख में ब्राह्मी लिपि में रानियों अशोक का उल्लेख है। कंगनहल्ली कर्नाटक, कौन सा, कंगनहल्ली कर्नाटक में शिलालेख में ब्राह्मी लिपि में, कौन सी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में रज्ञो अशोक की चर्चा। देखिए जब एरुगढ़ अभिलेख हो गया, ये कौन सा अभिलेख था, ब्राह्मी अभिलेख, और बाकी तो खरोष्टी लिपि था। तो ब्राह्मी लिपि में राज्ञो अशोक यानी राजा अशोक का उल्लेख है। कंगनहल्ली कौन सी अभिलेख में राजा अशोक की चर्चा है, तो कंगनहल्ली अभिलेख में। कौन सा अभिलेख में राजा अशोक की चर्चा है, कंगनहल्ली अभिलेख में। मौर्य काल 321 से 185 ईसा पूर्व था। अब मेगास्थनीज की किताब इंडिका, इससे क्या क्या पता चलता है, उस समय जो कार्यकाल थे मेगास्थनीज की किताब से क्या क्या पता चलता है, चलिए उसको हम देखते हैं। भारतीय समाज के, उसकी किताब से क्या पता चलता है, भारतीय समाज के बारे में। समाज 7 श्रेणियां, समाज की कितनी श्रेणियां थी, 7 श्रेणियां थी। दार्शनिक थी, कृषक थी, दार्शनिक थी, कृषक थी, पशुपालक थे, कारगिर थे, योद्धा थे, और निरीक्षक और मंत्री में विभाजित थे। समाज 7 श्रेणियों में विभाजित थे। ये नहीं पूछेगा कि कौन कौन श्रेणियों में, सिर्फ 7 श्रेणियों में विभाजित थे। दास प्रथा का प्रचलन का अभाव था, दास प्रथा का प्रचलन उसमें नहीं था। कोई भी व्यक्ति अपनी जाति से बाहर ना तो विवाह कर सकता था, ना कोई पैसा अपना सकता था, ये था। रूप जीवा यानी स्वतंत्र वैश्यावृत्ति उस समय भी थी। मेगास्थनीज की किताब इंडिका के बारे में पता चलता है कि मौर्य काल में वैश्यावृत्ति उस समय भी थी। अब देखते हैं नगर प्रशासक, वहाँ का नगर प्रशासक कैसा था। समितियों के विभाजन 6 भागों में थे। समितियों के विभाजन कितने भागों में थे, समितियों के विभाजन 6 भागों में थे, जिसमें 30 सदस्य, प्रत्येक 5 बिक्री मूल्य का 10वां भाग थी। बिक्री कर ये इंपॉर्टेंट, बिक्री कर मूल्य का कितना था, 1/10 भाग। कर चोरी पर मृत्यु दंड दिया जाता था। समाज 6 भागों में विभाजित थी। तो कौन कौन से 6 भाग थे, तो ये प्रथम श्रेणी में उद्योग एवं शिल्पकार रहते थे, द्वितीय श्रेणी में विदेशियों का ब्यौरा
विदेशियों का ब्यौरा रखना, तृतीय श्रेणी में जनगणना, तृतीय श्रेणी में जनगणना होती, चतुर्थ श्रेणी में व्यापक निरीक्षण थे, पंचम श्रेणी निर्मित वस्तुओं का विक्रय कर, षष्ठ में यानी छठे में बिक्री कर वसूला, छठे में थे बिक्री कर वसूला। ये इतने अशोक के ये कार्य थे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आज देख इसको पढ़ना है और इसके आगे चलते हैं। मौर्यकालीन, अभी इसके आगे देखते हैं मौर्यकालीन के प्रशासन। मौर्यकालीन में चर किसे कहा जाता था, जासूस को कुमार, आर्यपुत किसे कहा जाता था, प्रांतों का प्रशासक को ग्राम 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 क्या होता था, प्रशासक की सबसे छोटी इकाई जिसका मुखिया ग्रामिक होता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को ग्राम कहा जाता था। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना गया है। गोप किसे कहा जाता था, प्रशासक 10 गांवों का शासक, 10 गांवों के शासक सबसे छोटा प्रशासक होता था, 10 गांवों का शासक को गोप कहा जाता था। एस्ट्रोनोमाई, एग्रोनोमाई, ये यहाँ से भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया। एग्रोनोमाई क्या था, मार्ग निर्माण अधिकारी। एस्ट्रोनोमाई नगर प्राधिकरण। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बना है तो इसका क्या गारंटी है कि आगे इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। एस्ट्रोनोमाई नगर प्राधिकारी, न्यायालय, धर्म स्थलीय या कंकट शोधन, गुप्तचर संस्था संचार या चर कहा जाता था। गुप्तचर को संस्था संचार या चर कहा जाता था। नायक युद्ध सेना का नेतृत्व करता, ये तो सबको पता होगा। सेनापति सैन्य विभाग का सर्वोच्च होता था, उससे भी अभी भी वही होता है। महामात्य सर्प गुप्तचर विभाग, ये यहाँ से भी क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। महामात्य सर्प गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता है। सीता भूमि सरकारी भूमि। यहाँ से इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया। क्वेश्चन यहीं से पूछे गए जाते हैं एग्जाम में। किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, किसी एग्जाम में नहीं पूछे। जिस एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो लगता है यार कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया। राजू किसे कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। मैं घटना चक्र लगाता हूँ, मैं प्रीवियस ईयर का टेस्ट देता हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तभी मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे भी सर हर चीज़ पता है, मैं पढ़ूंगा मुझे भी याद रहेगी, तभी तो याद है कि यहाँ से पूछे गए हैं। अदेव मात्रक बिना वर्षा वाली भूमि। अशोक के समय मौर्य काल में कितने प्रांत थे? अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत थे जिन्हें चक्र कहा जाता। अशोक के समय मौर्य काल में 5 प्रांत था जिसे चक्र कहा जाता था। मंत्री परिषद सम्राट की सहायता हेतु होते थे। तीर्थ अर्थशास्त्र के अनुसार तीर्थस्थ अधिकारी महामात्र होते थे। तीर्थ अर्थ इसके अनुसार अर्थशास्त्र के अनुसार जो शीर्षस्थ अधिकारी होते थे, सबसे बड़ा अधिकारी होते थे, उसे महामात्र कहा जाता था। और ये देखिए जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 9000 हाथी थे। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछेगा, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में कितने हजार हाथी थे? ये कितने हाथी थे? अगर आप जानेंगे तो कह देंगे 9000 हाथी थे। किसने कहा था? जस्टिन ने कहा था। मेगास्थनीज ने मेगास्थनीज ने क्या बोला है? पॉलीब्रोथा पाटलिपुत्र का वर्णन। मेगास्थनीज, ये भी क्वेश्चन बिहार में एक बार पूछा गया है, दरोगा में ही क्वेश्चन है। पॉलीब्रोथा मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को क्या कहा था? पॉलीब्रोथा मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को क्या कहा था? पॉलीब्रोथा को वर्णन किया था। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है कि यहाँ से ही क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और हल्के हल्के तो सबको पता होंगे, कुछ डिटेल है।
फाहियान कुम्हार पाटलिपुत्र के राजप्रसाद के देवताओं का वर्णन बताएं। फाहियान ने कुम्हार कुम्भरार पाटलिपुत्र के राजप्रसाद को देवताओं का निर्मित बताया। फाहियान ने कुम्हार पाटलिपुत्र के राजप्रसाद को, कुम्हार कहाँ था? पाटलिपुत्रा का था। राजप्रसाद को देवताओं का निर्मित बताया। अब हम लोग देखते हैं मौर्य काल की स्थापत्य। अशोक के स्तंभ लेखों पर यूनानी एवं ईरानी प्रभाव। अशोक के स्तंभ लेखों पर यूनानी एवं ईरानी प्रभाव थे। स्तूप मौर्य काल सत्यापद की देन। सांची का महास्तूप का महास्तूप, सारनाथ का धर्मराज का स्तूप। कहाँ? सारनाथ का धर्मराज का स्तूप। भरहुत एवं तक्षशिला स्तूप। पीपर हवा सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है पूछा जाएगा तो कौन सा क्या कहेंगे? पीपर हवा स्तूप। धौली हस्त उदयगिरी पहाड़ियों को काटकर एक शैलकृत हाथी की मूर्ति। देखिए ये क्या है? धौली हस्त उदयगिरी के पहाड़ियों को काटकर एक शैलकृत हाथी की मूर्ति। उस समय पहाड़ को काट के एक हाथी की मूर्ति बनाया और अंग्रेज कहते हैं कि भारत सभ्य नहीं था, हमने आके सभ्य बनाया, हमने उनको सिखाया। अरे आपके आने से पहले ऐसे ऐसे चीज़ हमारे भारत में थे, ये आप नहीं बना सकते। दीदारगंज ये पक्षी का परखम से यक्ष तथा बेसनगर की यक्षिणी की मूर्ति। अब बोलिए कि ये क्वेश्चन नहीं मिला है। परखम दीदारगंज से यक्ष की क्या? दीदारगंज से यक्ष की और परखमगम से यक्ष तथा बेसनगर से यक्षिणी की मूर्ति। बेसनगर यक्ष एवं यक्षिणी की मूर्ति मिली है। मौर्यकालीन मृत भांडों में सबसे उत्कृष्ट उत्तरकाली पॉलिश वाले मृत भांड। मौर्यकालीन मृत भांडों में सबसे उत्कृष्ट काली पॉलिश मृत भांड मिले। मौर्यकालीन मृत भांडों में सबसे उत्तरकाली पॉलिश मृत भांड मिले। कहाँ क्या मिले हैं? पॉलिश मृत भांड मिलते हैं। ये NBPW क्या है? कोई कमेंट करके बताइए कि इसका क्या मतलब हुआ, मुझे नहीं पता। एकासम स्तंभ सर्वोत्तम सारनाथ सिंह का स्तंभ राष्ट्रीय चिन्ह। एकासम स्तंभ सर्वोत्तम सारनाथ सिंह का स्तंभ। एकासम स्तंभ क्या मिला है? सारनाथ सिंह का स्तंभ मिला है। रामपुरवा से नटुआ बैल संकिस से हाथी। रामपुरवा से नटुआ बैल मिला है। संकिसा में से हाथी मिला है। संकिसा में हाथी मिला है। अशोक के स्तंभ में सिंह घोड़ा हाथी बैल प्राप्त हुआ। अशोक के स्तंभ में सिंह घोड़ा हाथी बैल ये सारे प्राप्त हुए। क्वेश्चन पूछा जाएगा अशोक के स्तंभ लेख में क्या मिला है? 4 ऑप्शन रहेगा, इसमें से ये 3 रहेंगे और चौथा ढूंढ रहेगा कि क्या नहीं मिला है, या इन चारों में से एक कोई दे देगा, कहेगा कौन सा, और 3 डिफरेंट दे देगा। अशोक के स्तंभ लेखों में से क्या मिला? सिंह घोड़ा हाथी बैल। अशोक के स्तंभ लेख में क्या मिला है? सिंह घोड़ा हाथी बैल। रामपुरवा में क्या मिला है? बैल मिला है। सखिया में हाथी मिला है। इसके बाद है कर्ण वंश। मौर्यकालीन के बाद ही कर्ण वंश आया। कर्ण वंश के संस्थापक कौन थे? वसुमित्र। कर्ण वंश के संस्थापक कौन थे? वसुमित्र। ये कौन कैसा वंश था? ब्राह्मण वंश था। शासक कर्ण वंश में शासक कौन कौन हुए? वसुमित्र हुए, भूमिमित्र हुए, सुशर्मन आदि हुए। बस इससे इतना ही क्वेश्चन पूछेगा, इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं।
हम लोग पढ़ रहे हैं मगध साम्राज्य उनके समकालीन। अब इसके बाद है शुंग वंश। शुंग वंश क्या है, 75 से 185 ईस्वी। शुंग वंश 75 से 185 ईस्वी पूर्व में था। प्रमुख शासक कौन कौन? अग्निमित्र हुए, वसुमित्र, वज्रमित्र, देवभूति, इनके शासक हुए। कालिदास की रचना मालविका अग्निमित्र में, कालिदास की रचना मालविका अग्निमित्र में नाटक में शुंग शासक अग्निमित्र पर केंद्रित है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के दरबारी थे। ये क्वेश्चन बनेगा कि पतंजलि किसके दरबारी थे? पतंजलि पुष्यमित्र के दरबारी थे। पतंजलि किसके दरबारी थे? पतंजलि पुष्यमित्र के दरबारी थे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, मैं सुबह आज 1 जनवरी है, मंडे 1 जनवरी सुबह 6 बजे हैं और मैं आपके लिए तैयारी वीडियो बना रहा हूँ। शुंग वंश के संस्थापक वीर्यदत्त थे। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? वीर्यदत्त। इसके संस्थापक कौन थे? वीर्यदत्त को शुंग वंश के संस्थापक वीर्यदत्त को हटाकर पुष्यमित्र शुंग 185 ईस्वी पर राजधानी पाटलिपुत्र। पुष्यमित्र के संस्थापक कौन थे? वीर्यदत्त थे। उसको हटाकर पुष्यमित्र शुंग 185 ईस्वी शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, उसको किसको हटाकर? वीर्यदत्त को हटाकर 185 ईसा पूर्व में राजधानी पाटलिपुत्र बनाया। वानभट्ट के हर्षचरित में पुष्यमित्र को अनाथ कहा गया है। हर्षचरित के लेखक कौन है? हर्षचरित के लेखक कौन है? वानभट्ट। उसमें पुष्यमित्र को क्या कहा गया? अनाथ कहा गया है। हर्षचरित के लेखक कौन है? वानभट्ट है। वानभट्ट ने पुष्यमित्र को क्या कहा था? अनाथ कहा था। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मणवादी था। पुष्यमित्र शुंग कैसा था? ब्राह्मणवादी था। ये क्वेश्चन तो पूछेगा ही नहीं। इसने मिनांडर, ये पूछेगा, मिनांडर डेमेट्रियस खारवेल के आक्रमण को विफल किया। पुष्यमित्र शुंग ने डेमेट्रियस खारवेल के आक्रमणों को क्या किया? विफल किया। अयोध्या अभिलेख। धनदेव के अनुसार पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध कराए थे? किस अभिलेख में पता चलता है कि 2 अभिलेख कराए थे? पुष्यमित्र शुंग के धनदेव के अनुसार, अयोध्या अभिलेख धनदेव के अनुसार, अयोध्या अभिलेख कौन सा? धनदेव के अनुसार पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि 2 अश्वमेध यज्ञ किसने कराए हैं? तो पुष्यमित्र शुंग ने। अश्वमेध यज्ञ का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो अयोध्या अभिलेख में मिलता है। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र ने किया। भरहुत स्तूप का निर्माण किसने किया? पुष्यमित्र ने। सांची स्तूप पर पाषाण वेदिक बनाए तथा सांची स्तूप पर पाषाण वेदिका बनाई। भागभद्र के शासन काल में यवन शासक एंटिलाकिस राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा में गरुड़ स्तंभ बनाया। यवन शासक कौन थे? यवन शासक एंटियाटिकस के राजदूत हेलियोडोरस ने। राजदूत कौन था उसका? राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा में गरुड़ स्तंभ बनाए। कैसे बनाए? गरुड़ स्तंभ बनाया। ये शुंग वंश का जानकारी था। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग सातवाहन वंश, चेदी वंश, इन दोनों वंश के बारे में पढ़ेंगे। सातवाहन वंश और चेदी वंश के बारे में मौर्य काल में इन दोनों वंश से काफ़ी क्वेश्चन किए जाते हैं। सातवाहन वंश, चेदी वंश बनाएंगे और फिर
अगले वीडियो में हिंद यौवन शासक के बारे में पढ़ेंगे, ये सारी बात पढ़ेंगे। तब तक आप अगर पूरा वीडियो देख लिए हैं यहाँ तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में, इससे अगले टॉपिक में। आपका दिन शुभ हो। एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर सभी को। नए साल में आप प्रगति करें, एक न्यू रिजोल्यूशन के साथ लेके हमें अच्छे से पढ़नी है और कुछ नया करना है, कुछ अच्छा करना है। धन्यवाद।